सबको नमस्ते एंड थैंक यू। जो भी है, आज क्रिसमस के दिन जितने भी लोग हैं बहुत अच्छा है। वी विल हैव आवर टॉक। आज मेरा ख्याल है कि शायद इस टॉपिक पर जो हम चल रहे हैं गीता के ऊपर, जो हमने गीता का 18th चैप्टर उठाया था, उस पर शायद हमारी लास्ट टॉक है आज, क्योंकि जो 3 मंत्र हैं वो हम आज कवर कर लेंगे। अगर 5-10 मिनट ज्यादा लग गए तो भी कवर कर लेंगे। लेकिन मैं आज मीटिंग स्टार्ट करने के पहले एक बात कहना चाहता था, जो कि मैंने अभी तक नहीं कही। वो मैं चाह रहा था कि अगर आशीष जी होते तो बहुत अच्छा होता। कल आशीष जी ने एक बात की थी मेरे से, जिसके ऊपर मैं आज थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ। आई होप कि वो इस रिकॉर्डिंग को देख लें। देखिए, हम जो कर्म करते हैं, हम सब, कल सुनील जी ने भी ये बात की थी, हम लोग सब जो कर्म करते हैं, चाहे हम अपना बिजनेस करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी हम जॉब्स करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि हमारे सारे के सारे कर्म जो हैं वो राजसिक कर्म हैं। वो सब कर्म राजसिक कर्म हैं। हमको राजसिक कर्म करने हैं और हम करते हैं और हमको करना भी है। वो सब राजसिक कर्म है। वो सब कर्म हम करते हैं इस उम्मीद से कि हमको कोई फल मिलेगा, इस उम्मीद से कि हमने एक टारगेट रखा है, हमको उस टारगेट को कंप्लीट करना है, इस उम्मीद से कि अगर हम प्रोफेशन में हैं तो हमको अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिफिकेशन करना है, और हमारे प्रोफेशनल परफॉर्मेंस की रेगुलरली उसकी एक आंकलन होता है, उसके ऊपर किया जाता है, जजमेंट होती है कि आपने कैसा काम किया, कैसा नहीं किया। तो हमको तो उसके ऊपर हिसाब से काम करना ही है। तो ये सारा का सारा काम जो है ना, कर्म जो है ना, ये सब राजसिक कर्म है। ये सब राजसिक कर्म है। लेकिन हमको, आपको, हम लोगों को जो भी कर्म कर रहे हैं, हम लोगों को ध्यान इस बात का रखना है कि वो राजसिक कर्म कहीं पर भी लुढ़क के तामसिक नहीं बन जाए। नंबर 1 सेफ गार्ड। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत 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 डिफिकल्ट है कि किस तरह से वो राजसिक कर्म जो हम कर रहे हैं वो तामसिक कर्म ना बन जाए। किस तरह से उसमें मैं, सिर्फ मैं ना आ जाए, मैं का स्वार्थ नहीं आ जाए, सेल्फिशनेस नहीं आ जाए उसमें। किस तरह से उसमें मैं किसी दूसरे का नुकसान, हानि करना शुरू ना कर दूं। किस तरह से उसमें मेरे अंदर थोड़ी सी हिंसा की भावना नहीं आ जाए कि इसको हर्ट करो, उसको हर्ट करो। किस तरह से मैं ये सोचे बिना कर्म करता रहूं कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। ये तामसिकपन ना आए, ये बहुत जरूरी है। अगर वो वाला दरवाजा, लुढ़कने वाला रास्ता अगर बंद हो जाएगा, तो हम सात्विक की तरफ जा सकते हैं कि अब हम अपने कर्मों को सात्विक कैसे बनाएं, इसको सेल्फलेस कैसे बनाएं, इसको निष्काम कैसे करें, कामनाओं को कैसे दूर करें, सारी इच्छाओं, डिजायर्स को बाहर कैसे निकालें, इसमें से मैं, सेल्फिशनेस को निकाल के कैसे बाहर फेंकें। ये अगला स्टेप हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि तामसिक ना बने कर्म। ये बहुत जरूरी है। अगर कर्म तामसिक नहीं बनेंगे तभी हम सात्विकता की तरफ जा सकते हैं, वरना हम नहीं जा सकते। ये बहुत जरूरी बात है, समझनी पड़ेगी ये बात। कल उन्होंने बात की थी, सुनील जी ने भी और आशीष जी ने, तो मैं चाहता था कि वो आज की मीटिंग में, है नहीं। आई होप कि वो रिकॉर्डिंग देख लें। तो ये उनका जवाब था। चलिए अगले मंत्र पे चल जाते हैं। अगला जो हमारा ड्यू था उस पर हम काम शुरू कर लेते हैं। तो कर्ता पर अब हम आ जाएंगे। कर्म के हमने कर लिए थे काम। 3 उन्होंने ज्ञान पे बताए थे, 3 उन्होंने कर्म पे बताए थे, और अब 3 कर्ता पे बताएंगे, जो कि हमारे 26, 27, 28 है। अब 29 के बाद उनका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। 29th श्लोक के बाद तो हम उसको नहीं पकड़ रहे हैं। तो हमने 28 तक ही करने की बात की थी। तो अरुणा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि नंबर 26 को पढ़े। मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारक कर्ता सात्विक उच्यते। इसका वर्बटिम अर्थ बनता है, आसक्ति और अहंकार के बिना, धैर्य और उत्साह से पूरी तरह पूर्ण, सफलता असफलता, हर्ष द्वेष के विचारों से रहित जो कर्म करता है वो सात्विक करता है। अब वो पहले ज्ञान पर, फिर उसके बाद कर्म पर, और अब कर्ता पे आ गए हैं।
जो ज्ञान होता है वो नॉलेज है, जो कर्म है वो एक्शन है, और जो करता है वो करने वाला है, डूअर। तो इन्होंने पहले ही बताया था कि ये ट्रायो है, त्रिक, जो कि हर काम में, हर कर्म में होता है। हर कर्म को करने वाला कोई कर्ता होता है जो कर्म करता है, और कर्म खुद होता है जो कि किया जाता है, और कोई ज्ञान होता है जिसके ऊपर बेस करके कर्म किया जा रहा है। तो इन्होंने पहले ज्ञान पे बात की, फिर कर्म पे बात की, और अब कर्ता पे बात कर रहे हैं। तो कर्ता में सात्विक कैसा होता है? आसक्ति और अहंकार के बिना। आसक्ति अटैचमेंट्स, जुड़ना, ठीक है। मोह, किसी चीज के साथ लिप्त हो जाना कि हमको तो ये जरूर है, बहुत जरूरी चाहिए, वो होती है आसक्ति। और अहंकार मतलब ईगो, अहंकार, घमंड, ईगो, मैं, इसके बिना। सो पहले दो शर्तें हो गई, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, दो बातें। फिर धैर्य और उत्साह, धैर्य, पेशेंस, पेशेंस, पूरी तरह से इस बात का पता होना चाहिए कि मुझे धैर्य है, मुझे पता है कि मैं जो काम कर रहा हूं, करने वाला हूं, इस काम में मुझे कुछ ना कुछ फल परमात्मा जो देगा वो प्रॉपर देगा, और मुझे मंजूर होगा, मुझे वो बिल्कुल कबूल होगा। तो ये धैर्य होता है मनुष्य के अंदर, कि धैर्य होना जरूरी है। मतलब इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हर चीज में हड़बड़ 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 करते रहे, या जजमेंट करते रहे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करो, या चेंज कर दो, या वो नहीं होना चाहिए। धैर्य होना चाहिए और उत्साह होना चाहिए, अपने काम को करने की लगन होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, एनकरेजमेंट होनी चाहिए, दिल से लगना चाहिए कि हाँ बड़ा अच्छा है, मैं कर रहा हूं, पूरी लगन के साथ, पूरे मन के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ वो काम करना चाहिए। तो वो हो गया उत्साह के साथ। फिर सफलता और असफलता, हर्ष और द्वेष के विचारों से रहित। ये सफलता मिलेगी कि असफलता मिलेगी, इससे दूर, सफलता और असफलता, इन विचारों से दूर, इन विचारों को अपने आप से निकाल कर, अपने दिमाग में इस बात को रखना ही नहीं है कि सक्सेस होगा कि अनसक्सेस होगा, क्योंकि मेरा काम है पूरी तरह से लगन के साथ काम करना। मेरा काम है कि पूरी तरह से लगकर मैं हर्ष और उत्साह के साथ, खुशी के साथ, लगन के साथ, बिना अहंकार के, बिना आसक्ति के, बिना अटैचमेंट्स के, बिना अपने ईगो के मैं अपना काम करूं। सफलता होगी या असफलता होगी, सक्सेस होगी या नॉन सक्सेस होगी, फेलियर होगी, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जस्टिफाई करके पूरी तरह अपना काम करना। उसका रिजल्ट एंड मेरे हाथ में तो होता ही नहीं है, तो मैं रिजल्ट एंड की चिंता क्यों करता हूँ? उस पर विचार, उस पर दिमाग क्यों खपाता रहता हूँ, लगाता रहता हूँ? और हर्ष और द्वेष, ठीक है, किस चीज में मेरे को खुशी मिलती है, किस चीज में मेरे को गुस्सा आता है, कौन सी चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, कौन सी चीज मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती, ये हर्ष और द्वेष के बिना, इसका विचार किए बिना। ड्यूटीज मैं कर रहा हूं, लेकिन इस ड्यूटी के करते करते भी मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत बुरा लगता है, तो ये काम मैं छोड़ देता हूँ, उसको मैं डबल कर लेता हूँ। नो, यू कैन नॉट डू इट। डू योर जॉब प्रॉपरली, अपने काम को पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से करो। तो जब हर्ष और द्वेष के बिना, सफलता और असफलता की चिंता के बिना, उत्साह के साथ, पूरी तरह से लगन के साथ, मग्न होकर, धैर्य के साथ, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ, और बिना आसक्ति, अटैचमेंट्स, और बिना अहंकार, जो ये काम करने वाला होता है वो सात्विक करता है। उसके अंदर सात्विक गुण है, उसकी क्वालिटीज जो है वो सात्विक है, ठीक है, प्रॉपर है, अच्छी है, इमैक्युलेट है, इसको यूं कहा जा सकता है इंग्लिश में, कि ये उसके अंदर सात्विकता है। अगले मंत्र पे आए, फिर इस पर और चर्चा करेंगे। आइए अरुणा जी 27 पढ़िए। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अब इन्होंने एक लाइन क्रॉस कर ली है, जो पिछले दोनों ज्ञान के भी और कर्म के डेफिनेशंस में नहीं की थी,
अब इन्होंने उस लाइन को क्रॉस कर लिया है, क्योंकि ये कर्ता की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि राग अथवा कर्म का मोह, जो कर्म करने से उनको मोह होता है, उसका मोह आसक्ति से प्रेरित, लोभी, दूसरों को कष्ट देने की संभावना, हिंसा का स्वभाव, अशुभ, हर्ष और द्वेष से भरा हुआ जो करता है वो राजसिक करता है। देखिए, अभी तक इन्होंने इतनी ज्यादा राजसिकता में नॉन क्वालिटीज की बात नहीं की थी, बुराइयों की बात नहीं की थी। अब ये कर रहे हैं। अब ये इसलिए कर रहे हैं कि कर्म का अपना गुण कोई नहीं होता। कर्म का कोई अपना गुण नहीं होता। कर्म करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कर रहा है, कौन कर रहा है। उसका अपना गुण नहीं होता, लेकिन कर्ता का अपना गुण होता है। कर्ता करने वाला है, उसके गुण के ऊपर ही कर्म होता है। कर्ता के करने पर ही डिपेंड करता है कि वो ज्ञान को किस तरह से ग्रहण करता है, किस तरह अडॉप्ट करता है, उस ज्ञान को यूज कैसे करता है। इसीलिए ये कर्ता पर आके बहुत ज्यादा डिफाइंड तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो राग, अटैचमेंट्स, कर्म के साथ मोह, कि ये कर्म के साथ मेरे को बहुत अटैचमेंट है, मुझे यही करना है, यही करते रहना है, यही करना है, ठीक है, ये लगन नहीं है, ये ड्यूटी बाउंड नहीं है, ये ड्यूटी के बियॉन्ड है, ये ड्यूटी से अलग हटके उसके साथ अटैचमेंट है, उसका जुड़ाव है। और आगे क्या कहते हैं? आसक्ति से प्रेरित, अटैचमेंट्स के साथ इंस्पायर हुआ, जो इंस्पिरेशन ही उसकी अटैचमेंट है, उसकी इंस्पिरेशन ही उसकी अटैचमेंट है। मतलब मैं तभी इंस्पायर्ड हूं क्योंकि मैं अटैच्ड हूं, क्योंकि मुझे ये अपने बेटे के लिए खरीद के लाना है, इसीलिए मैं इस काम से अटैच्ड हूं, मुझे करना ही है, वरना तो मैं कभी करता ही नहीं। तो सारे काम की अटैचमेंट ही आसक्ति है, काम की इंस्पिरेशन ही आसक्ति है, इंस्पिरेशन ही अटैचमेंट है। सो आसक्ति से प्रेरित, लोभी, ग्रीडी, जिसको लोभ होता है, जो ग्रीडी होता है, लस्ट होती है जिसके अंदर, उसको लोभी कहते हैं। जिसको लगता है एक मिल गया तो दो मिल जाए, दो मिल गए तो चार और मिल जाए, चार हो गए तो 50 और मिल जाए। लोभ, लालच, ग्रीडी, ये लोभी। लोभी, दूसरों को कष्ट देने की संभावना, कष्ट ही देगा ये जरूरी नहीं है, मगर दूसरों को कष्ट देने की संभावना, पॉसिबिलिटीज, ये पॉसिबल है कि मैं दूसरों को कष्ट देकर ये काम करूं, मगर मुझे ये काम करना ही है क्योंकि मेरी अटैचमेंट है। इवन दो आई माइट ट्रबल अदर्स, आई माइट गिव प्रॉब्लम्स टू अदर्स, वो कष्ट देने की संभावना। ठीक है। अगला, हिंसा का स्वभाव, उसका स्वभाव ही हिंसा का हो जाता है। उसके अंदर जो मानसिकता होती है, उसके अंदर जो थिंकिंग होती है, वो हिंसा वाली हो जाती है, वो दूसरों को हर्ट करने वाली हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी केयर करता है, दूसरों की नहीं करता। तो क्योंकि वो किसी और की केयर नहीं करता, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो वो हर्ट कर ही रहा है। तो हिंसा का स्वभाव, दूसरों को हर्ट करने की संभावना, लेकिन स्वभाव हिंसा का। अगर हिंसा का स्वभाव है, तभी संभावना है कि दूसरे को हर्ट करूंगा। अगर मेरा अपना जो है इंटेंट जो है वो ठीक है, लेकिन मेरा अंदर इंटेंट ही मेरा जो हिंसा वाला है, जो मेरा अपना नेचर, मेरे अंदर की जो अपनी नेचर है वही हिंसा वाली हो गई है, हर्ट करने वाली हो गई है, तो किसी दूसरे को नुकसान कराने का स्वभाव तो आ ही गया ना, आ गया ना। तो हिंसा का स्वभाव, अशुभ, इम्प्योर, प्यूरिटी की तरफ जिसका ध्यान नहीं जाता, मैं शुभ काम कर रहा हूं या अशुभ काम कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, प्योर कर रहा हूं, इम्प्योर कर रहा हूं। जो अशुभ कर्म करता है, हर्ष और द्वेष से भरा हुआ है, ऐसा करता राजसिक है, जिसके अंदर अपने अचीवमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा खुशी, आनंद, कांस्टेंट पार्टीज चलती हैं, जिसको कह रहे मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, और जिसके अंदर हेट्रेड भी बहुत ज्यादा है, दूसरे के लिए भी और अपना काम ना होने के लिए। अपना काम नहीं हो तो हेट्रेड, दूसरे की तरक्की हो तो हेट्रेड। तो जिसके अंदर हर्ष भी है, द्वेष भी है,
ये वाला कर्ता राजसिक कर्ता है। ठीक है, आइए एक बार फिर देख लेते हैं इसको। क्या कहते हैं वो? राग यानी कि कर्म के साथ मोह, आसक्ति से प्रेरित, अटैचमेंट्स के साथ जिसकी इंस्पिरेशन है, लोभी, लालची, दूसरों को कष्ट देने की संभावना, पॉसिबिलिटीज, हिंसा का स्वभाव जिसका नेचर हिंसा का हो गया है, अशुभ, अशुभ इम्प्योर, हर्ष और द्वेष से भरा हुआ, हर्ष बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, द्वेष डिसलाइक्स, हेट्रेड्स, इनसे भरा हुआ जो करता है, काम करने वाला है, वो राजसिक करता है। इन्होंने राजसिक कर्ता को डिफाइन कर दिया, जैसे हमने पहले सात्विक कर्ता को डिफाइन किया था, करने वाला कौन है। अब आप ये सोचेंगे कि जब इतनी सारी नेगेटिविटीज, बुराइयां इन्होंने राजसिक में बताती हैं, तो तामसिक की क्या हालत होती होगी। आइए तामसिक देखते हैं, फिर तीनों पे बात कर लेते हैं। अरुणा जी 28 को पढ़ लीजिए, लास्ट वाला जो हमारा श्लोक है। अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। एक दूसरे लेवल पर आ गया अब तामसिक, क्योंकि राजसिक में तो बहुत सारा तमस आ ही गया था। अब तामसिक में तामसिकता क्या है वो देखते हैं। वो कहते हैं जो अस्थिर चित्त वाला, अस्थिर चित्त वाला, घमंडी, हठी, दुष्ट, आलसी, धोखेबाज, दूसरों के काम को नष्ट करने वाला, खराब करने वाला, विषादी, हर काम में दुख ही दुख देने वाला और काम को टालते रहने वाला, देर से करने वाला है, वो तामसिक है। आइए इन पर भी चर्चा करते हैं। मैं जैसे ही मंत्र सुन रहा था, मुझको केजरीवाल याद आ गया कि उससे बड़ा एग्जाम्पल तो कोई हो ही नहीं सकता इस चीज का। खैर एनीवे, छोड़िए पॉलिटिक्स को। जो अस्थिर चित्त वाला है, जिसका चित्त, कॉन्शियस, स्थिर नहीं है, टिकती नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी उसको ये अच्छा लगता है, कभी दूसरी चीज अच्छी लगती है, कभी कुछ और कभी कुछ और, जो अस्थिर चित्त वाला है, जिसकी चित्त, कॉन्शियस, उसको ठीक जगह टिकने नहीं देती, भटकाती रहती है, इधर उधर इधर उधर ले जाती रहती है, अस्थिर चित्त वाला, घमंडी, ठीक है, बहुत घमंडी, जिसको बहुत अभिमान है, जिसकी ईगो बहुत ऊंची है, जो बहुत प्राउड है, ठीक है ना, घमंडी। हठी, जिद करने वाला, हट करने वाला, जिद करने वाला, हठी, जो जिद पे रहता है कि मैं बस, जो मैंने कह दिया वही है, बस मैंने हिलना नहीं अपनी जगह से, हटी। अब पहले तो बताया था कि अस्थिर चित्त है, चित्त तो अस्थिर है लेकिन आदमी हटी है। देखिए, चित्त अगर स्थिर हो और हटी हो तो दूसरी बात है कि मैं जिस बात पॉइंट पे टिका हूं, या मेरी कॉन्शियस जो कहती है मुझे उसी पे टिके रहना है और उस पर मैं हट करता हूं या जिद करता हूं, वो एक दूसरी चीज है। यहां पर अस्थिर चित्त है मगर हटी है, ठीक है। आगे दुष्ट, दुष्ट सबको पता है, दुष्ट, बदमाश, खराब, आलसी, लेजी, धोखेबाज, चीट करने वाला, गलत बात करने वाला, लोगों को धोखा देने वाला, धोखेबाज, दूसरे के कामों को नष्ट करने वाला, खराब करने वाला, और अपना काम तो है ये, दूसरे के काम को भी खराब करता है, उसको नष्ट करता है, उसको बर्बाद करता है। विषादी, विषादी जो हर काम में दुख ही दुख देता है, जो अपने काम के द्वारा दूसरों को दुख देता है, जो अपने कर्मों के द्वारा दूसरों को दुख देता है, वो विषादी है। और कामों को टालते रहने वाला, कि ठीक है आज नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों देखा जाएगा, ये सारे गुण जिसमें हैं वो तामसिक करता है। एक बार फिर देख लें सबके सब। जो अस्थिर चित्त वाला है, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, जो घमंडी है, हठी है, दुष्ट है, आलसी है, धोखेबाज है, दूसरे के कामों को नष्ट करता है, खराब करता है, विषादी, हर काम में दुख ही दुख देने वाला है और काम को टालते रहने वाला है, देर करने वाला है, वो तामसिक करता है। अब ये मंत्र मैं अपनी किताब रख दूं क्योंकि मंत्र खत्म हो गए। ये तो हमने डेफिनेशन देख ली अपने तीन कर्ता की, लेकिन इसमें एक चीज देखिए आप,
कि राजसिक कर्ता में जो अवगुण बताए गए हैं, बुराइयां बताई गई हैं, उससे 2 स्टेप 4 स्टेप आगे तामसिक में बताई गई हैं। क्योंकि जो तामसिक करता है वो सोशल फैब्रिक, सोसाइटी को ही हर्ट करता है कॉन्स्टेंटली। राजसिक सेल्फिश हो सकता है कि बहुत सेल्फिशली काम करता है, अपने अभिमान पे काम करता है, अपने हर्ष और द्वेष के लिए काम करता है, अपने लाभ के लिए काम करता है, वो दूसरी बात होती है। लेकिन तामसिक उससे एक स्टेप आगे है। वो अपने लिए तो करता ही है, लेकिन वो दूसरों को हर्ट करता है, सोसाइटी में बुराई देता है, खराबी देता है। इसलिए मैंने केजरीवाल यूज किया था वर्ड। खैर, ये है डेफिनेशंस तीनों की, राजसिक, तामसिक और सात्विक कर्ता की डेफिनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये हो जाती है कि ज्ञान, कर्म, ये ज्ञान और कर्म ये जीवित वस्तु नहीं है, लिविंग थिंग्स नहीं है। ज्ञान मिलता है, हम अडॉप्ट करते हैं, हम हर काम को ज्ञान से ही करते हैं। जो तामसिक है वो भी ज्ञान से ही काम कर रहा है, उसको भी नॉलेज तो है ना। मैंने अगर गोली चलानी है तो गोली चलाने का नॉलेज तो है ना, कि इसको यूं दबाऊंगा और यहां से निकलेगी और बुलेट जाएगी, ये तो मुझे पता है ना। ज्ञान तो है ना। ज्ञान के बिना तो कोई काम नहीं होता। लेकिन ज्ञान को यूज कैसे करना है, कि मेरे हाथ में जो रिवॉल्वर दी गई है वो मुझे कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए दी गई है, और तब चलाऊंगा जब मुझे ऑर्डर आएगा और मुझे बताया जाएगा। या मेरे हाथ में जो रिवॉल्वर है मैं तब चलाऊंगा जब सामने वाले की शक्ल सूरत मेरे को अच्छी नहीं लगती, या मेरे को अपना बुरा काम करने से जो रोकेगा उसको मार दो। ज्ञान तो है ना हर चीज का। कौन कैसे यूज करता है, उस ज्ञान यूज करने वाले पे डिपेंड करता है। कर्म भी है कि मैंने गोली चलाई तो कर्म तो है ही है। कर्म की भी कोई अपनी शेड तो होती नहीं है, उसकी कोई लिविंग एंटिटी तो है नहीं। वो तो कर्म है। लेकिन लिविंग एंटिटी करता है, सिर्फ करने वाला है। अब वो करने वाला कैसे किस कर्म को करता है या किस ज्ञान को अडॉप्ट करता है, ये उस करने वाले के सात्विक, राजसिक या तामसिक होने पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसीलिए इतनी ज्यादा डिफाइंड क्लैरिटी के साथ भगवान कृष्ण इसकी डेफिनेशन करते हैं, इतनी क्रूड क्रूएलिटी के साथ, बिना किसी दया के। क्योंकि यहां दया नहीं की जा सकती। यहाँ बड़ा सिंपल तरीका है समझने का। जो ऐसा है वो सात्विक है, जो ऐसा है वो राजसिक है, और जैसा है वो तामसिक है। इसीलिए उन्होंने इस तरह से उसको डिफाइन किया बड़ी क्लियरली। ये गाइडलाइंस हैं हम करने वालों को, जो हम सब कर्म करते हैं, हम ज्ञान लेते हैं, कर्म करते हैं, जिंदगी को चलाते हैं। ये हमारे लिए गाइडलाइंस हैं कि आप किस तरह के कर्ता हो, कैसे करने वाले आप हो। मैंने आज की टॉक शुरू ही इसलिए की थी कि जो कर्म हम करते हैं, हम 90% लोग सब राजसिक ही होते हैं, राजसिक से ही कर्म करते हैं। लेकिन हमारे को ये बहुत जरूरी है कि हम लुढ़क के तामसिक की तरफ ना चले जाएं। कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। सात्विकता पाने के लिए तो हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन लुढ़कने से बचने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी कि हम उस तरफ ना लुढ़क जाएं। तो ये डेफिनेशंस सात्विक कर्ता की, राजसिक कर्ता की और तामसिक कर्ता की बहुत क्लियरली बताई गई हैं। अब हम अपने आप को अगर प्लेस करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें बहुत सारे लोग आमतौर पे राजसिक कर्ता की कैटेगरी में आ जाते हैं। हम सात्विक में भी आते हैं क्योंकि हम अच्छे कर्म करते हैं। हर कर्म में हमारे पास घमंड या अपना अहंकार नहीं होता। लेकिन हम हमेशा कॉन्शियसली कोशिश करते हैं कि हम तामसिक कर्ता ना बने। लेकिन हम सपोर्ट तो कर देते हैं ना, अनुमोदन तो कर देते हैं ना उसके अगेंस्ट कुछ बोलते नहीं है ना, तामसिक के अगेंस्ट ना उसके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, ना उसके अगेंस्ट कोई बात करते हैं, ना लोगों से कहते हैं, ना हम अवॉइड करते हैं, ना हम अपनी इलेक्शन के टाइम में वोट को ख्याल रखते हैं कि उसको नहीं देना। हम तो नहीं करते ना ये काम। तो क्या होता है, हम तामसिक की तरफ थोड़ी सी लुढ़क जाते हैं। वो एक लुढ़क जब होती है ना तो फिर वो बढ़ती जाती है, क्योंकि वो रास्ता स्लिपरी होता है। उस रास्ते पे पांव लगते ही एक साथ मनुष्य स्लिप करना शुरू कर जाता है। इसीलिए कर्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्म से भी ज्ञान से भी। काम करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करना तो उसने है ना। ज्ञान तो उसने अपने आप से अडॉप्ट करना है कि अच्छी तरह करूं या बुरी तरह करूं। कर्म भी उसी को करना है, इसीलिए कर्ता।
ये कर्ता की डेफिनेशंस बहुत डिफाइंड तरीके से भगवान कृष्ण ने सात्विक, राजसिक, तामसिक में डिफाइन करके दिए। ये कर्म, कर्म फल, हम जो इतनी देर तक बातें कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से कर्म और कर्म फल पे बातें कर रहे हैं, ये 18th चैप्टर गीता का 28th श्लोक तक, 18 चैप्टर में शायद 71 श्लोक्स हैं टोटल, लेकिन ये 28th श्लोक तक जो कर्म और कर्म फल की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण, वो हमने आज कंप्लीट किया, उस पर हमने बातें की। अब मैं खोल देता हूं, आप लोगों में से कोई भी प्रश्न क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ लीजिए। वैसे वही कल वाली सिचुएशन ही है कि हमारे पास आज क्वेश्चन पूछने वाले यूजुअली जो हमारे होते हैं वो नहीं है, लेकिन आप लोग के दिल में जो भी बात हो पूछ लीजिए, कर लीजिए, मैं बताता हूँ जी। इसमें शिव पीयूष जी 78 श्लोक हैं, तो उसके आगे फिर क्या है? ये तो कर्म के सारे श्लोक आपने बताया, नहीं ये कर्म क्या, फल के ऊपर। नहीं ये क्या कर रहे हैं इसमें 18 चैप्टर में प्रभा जी के सेकंड चैप्टर जो है गीता का, हम जब गीता पे बात शुरू करेंगे, जो सेकंड चैप्टर है गीता का, गीता शुरू वहां से ही होती है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं गीता के बारे में, तो सेकंड चैप्टर में ही गीता शुरू होती है। और सेकंड चैप्टर में कंप्लीट, वो सेकंड चैप्टर में भी 70-71 श्लोक्स हैं। सेकंड चैप्टर में वो अपनी सारी थ्योरी और प्रिंसिपल्स को कंप्लीटली ले डाउन करके बता देते हैं भगवान कृष्ण कि ऐसा ऐसा है, ये है, वो है। सेकंड चैप्टर के बाद हर एक चैप्टर 3 से 17 तक उन थ्योरीज को री एक्सप्लेनेशन करने के लिए लिखा गया है कि मैंने जो कहा था उसका ये मतलब है। तो फिर वो उन थ्योरीज को जो उन्होंने सेकंड चैप्टर में दी है, रीपिक दोबारा उठाकर उनके ऊपर दोबारा डिस्कशन करके समझाते हैं कि मैं समझा देता हूँ। 18th चैप्टर जो है वो पूरी की पूरी गीता को समराइज करता है। सो जो आगे के श्लोक्स हैं वो दूसरी टॉपिक्स को समराइज करते हैं। इसके बाद वो भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, इस तरह का अलग अलग चीजों को समराइज करके समझाएंगे। तो ये है बाकी के श्लोकों में, जो कि 18th चैप्टर के श्लोक है। ओके, ठीक है ना। पर जब हम गीता पे करेंगे तो सारी बातें करेंगे, तो सारे ये भी श्लोक आ जाएंगे उस समय? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, सब दोबारा आएंगे, फिर से आएंगे। ओके, बिल्कुल आएंगे। वो प्रथम पहले श्लोक से ही हम शुरू कर लेंगे उसको, गीता को, तो आएंगे ही सारे के सारे। हाँ जी, अरुणा जी कुछ कहेंगी? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि आपने जो बताया है उससे ये पता चलता है कि राजसी और तामसी कर्म का जो लाइन है वो बहुत थिन है और हमें ऑल द टाइम सतर्क रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन यही ये मैंने कहा ना, सतर्कता मैंने आने शुरू के में यही लिए कहा आपसे, मैंने यही अपनी बात शुरू ही इस तरह की थी कि हम सब राजसिक तो हैं ही, मगर हमको तमस की तरफ नहीं लुढ़कना, करेक्ट, हमको सात्विकता को पकड़ना है। ये लेकिन डबल एज्ड स्वॉर्ड जिसको कहते हैं ना, दो धारी तलवार, ये वो चीज है। लेकिन आपने जो क्राइटेरिया बताए, एक्सप्लेन किए, वो बहुत जरूरी है, वो ध्यान में रखना चाहिए कि जेलसी आती है तो हम तामसिक की तरफ बढ़ते हैं, और जेलसी आना बहुत हमारे लिए एकदम स्वाभाविक हो जाता है। ये इसके ऊपर नियंत्रण लाना बहुत जरूरी है, इससे हम राजसी की तरफ ही रह सकते हैं। यही बहुत उसके लिए हमको सुसंस्कृत होना बहुत जरूरी है। बराबर। देखिए, सबसे पहली जरूरत ये होती है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हम इंसान हैं और हम गलतियां करते हैं। गलतियों के पुतले हैं। अगर आप समझेंगे कि मैं गलती कर ही नहीं सकता, मेरी गलती कोई निकाल ही नहीं सकता, दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं, मैं तो सबसे टॉप हूं, तो आप गलती को करेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप बीमारी को एक्नॉलेज नहीं करते, बीमारी की ट्रीटमेंट शुरू नहीं होती। सो गलती को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी होता है कि मुझे चेंज करना है। और दूसरी बात, योग दर्शन जैसा कहते हैं कि अपनी गलती के ऊपर विचार करिए कि अगर मेरे को जेलसी है, मेरे अंदर ये जेलसी नाम की चीज है, तो इस जेलसी को मैं जरा 1 मिनट के लिए स्टडी करके देखता हूं कि क्यों है मेरे अंदर। उसको बाहर लटका के सामने खड़ा कर लीजिए कि ओके, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैव टू टॉक टू यू एंड अंडरस्टैंड कि व्हाई एम आई जेलस,
उसको मैंने सामने खड़ा कर लिया, या उसको 1 मिनट एड्रेस करिए, एड्रेस करके उसके रूट कॉज को देखिए कि कहां से मेरे में जेलसी आ गई हो भाई, तुम क्यों आ गई हो मेरे अंदर, और फिर उसको यूं काट दीजिए कि कट ऑफ, आई डोंट नीड यू एनी मोर इन माई लाइफ, डू नॉट कम टू मी अगेन। जब आप कॉन्शियसली इसका डिसीजन लेंगे कि मुझको जेलसी नहीं चाहिए, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताता हूं कि मुझे याद ही नहीं आता कभी भी जिंदगी में छोटेपन से लेकर आज तक कि कभी मेरे अंदर जेलसी आई हो। मेरे अंदर एक गुण ही नहीं था। हाँ, मैं लोगों को देखता था, अपने स्कूल में भी, क्लासेस में भी, प्रोफेशन में भी, बच्चों को, लोगों को देखता था कि ये बहुत जेलस फील करते हैं। कभी कभी लगता था कि होना चाहिए भी, मेरे में क्यों नहीं है ये, कि नेचुरल चीजें होनी चाहिए। तो एक आध बात हो सकता है कभी किसी के लिए जेलस फील, मगर वो जेलस फील करने के साथ साथ ये अपने अंदर आ गया कि ये दिस व्हाई डू यू गेट इनटू दिस, ये तो बेकार की भावना है, थ्रो इट आउट। तो जो चीज आपके अंदर इस तरह की है उसको सामने रख के उसको एड्रेस करिए, और अपने मन से डिसाइड करिए, माइंड से डिसाइड करिए कि आई डोंट नीड दिस, आई नीड टू थ्रो दिस आउट, आई डोंट वांट टू हैव दिस इन मी, आई नीड टू थ्रो दिस आउट। जैसे ही आप इस चीज का डिसीजन लेंगे, इस चीज को आप जस्टिफाई करेंगे, दिमाग में सोच लेंगे कि मुझे नहीं चाहिए, वो चीज हट जाएगी कॉन्शियसली। जैसे आपने कॉन्शियसली अडॉप्ट किया है उसको, कभी ना कभी लाइफ में उसको कॉन्शियसली अडॉप्ट किया है, कॉन्शियसली वो दिमाग से हट जाएगी चीज कि मुझे नहीं चाहिए। उसी तरह से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, हर एक अवगुण का, हर एक अवगुण का इसी तरह ट्रीटमेंट हो सकता है, और एक एक करके हम इनको काट के बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि मुझे पता रहना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर अवगुण है, कि हाँ है, मुझे इसको निकालना है, मुझे इसको बाहर धकेलना है। पर जब सबको तक तो पीयूष जी इस चीज का ज्ञान ही नहीं होता कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, ये दूसरों को कष्ट पहुंचा रहा हूँ, जेलसी कर रहा हूँ। जब तक उसको अपने मन से नहीं करेगा तो करता रहेगा, उसके लिए वही ठीक होता है। हाँ ये हो सकता है, मगर ये कहीं ना कहीं तो इंसान को इस चीज का आभास मिलता है ना, अपने अंदर से वो मिलता है या आभास लोगों से मिलता मिलता है। होगा, बहुत देर में मिलता होगा। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अक्सर तो जो यंग एज में माँ बाप बता देते हैं कि क्या कर रहे हो भाई, तो ये हो सकता है हम्म। माँ बाप नहीं बताते हैं, टीचर बता देते हैं, प्रोफेसर बता देते हैं, या कुछ लीडर्स जो होते हैं, या अपने ऑक्यूपेशन में बॉसेस जो होते हैं या कलीग्स जो होते हैं, बता देते हैं कि तुम ठीक काम नहीं कर रहे, इसको ऐसे मत करो। कम होता है, बहुत रेयर बताते हैं, आजकल तो सब चुप ही रहते हैं, तमाशा देखते रहते हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन बताने वाले भी कोई एक आध मिल जाते हैं, तो बताने वाले की बात सुनो और सुन के समझो, नहीं तो अपनी कॉन्शियस से समझो, या कॉन्शियस को जगाओ, उसको पनपाओ, उसको डेवलप करो। और जो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते, फिर इसी में रहते हैं, लगे रहते हैं, और इसी तरह मर जाते हैं, और फिर अगले जन्म में फिर इसी तरह जन्म लेते हैं। वो तो फिर अपना कर्म दंड अगले जन्म में हाँ, फिर बिल्कुल, भुगतेंगे। कर्म भी कर रहे हैं, कर्म फल भी भुगत रहे हैं, कर ही रहे हैं, करते ही रहते हैं, हाँ। करते ही रहते हैं, मगर करेक्शन बहुत तो अच्छी अपने। बातें हैं पीयूष जी, इसको हर आदमी अपना ले तो हाँ, अच्छी बातों को अपनाना ही तो बात होती है ना सारी बात जिंदगी में। होती है। सारी जिंदगी में क्योंकि हम बात ये कहते होती है कि हैं कि अच्छे को हम ये कैसे नहीं अपना। करेंगे, वो नहीं करेंगे, और वो अगले ही पल कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, नोइंगली अननोइंगली कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ, वो सब जो गलत हो जाता है ना, वो होता ही इसीलिए है कि हमारी एग्जामिनेशन है, हमारी परीक्षा है, बिल्कुल। कि हम इसमें से कैसे निकलते हैं बाहर, कि हम इस गलत में से कैसे उभर के बाहर आते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है, जो मेरे साथ तो बहुत अक्सर हुआ करता था, कि कई बार तो किसी डिलेमा के अंदर, किसी ऐसी दुविधा के अंदर जब मैं खड़ा हूं कि दो राह है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो मेरी धर्मपत्नी अपने आप ही बोल देती थी कि इस पर सोचो भी मत, ये करना भी मत। सही है। एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए ना लाइफ में। बिल्कुल। क्या आप ऐसे पार्टनर बन सकते हैं अपने पार्टनर के? बन सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बने भी होंगे, क्योंकि जिंदगी हम्म। में जो है मियाँ बीवी होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका ये फर्ज होता है एक दूसरे के लिए। मैंने भी उसको कई बिल्कुल। बार कहा कि ये नहीं करो, ये गलत है, लेकिन ये तो होता है। तो मैं तो ये बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का कि उसने मुझे एक ऐसी वाइफ दी थी, पत्नी दी थी, जो मुझे कॉन्स्टेंटली अच्छे रास्ते पे, सही रास्ते पे लगाती रहती थी, अच्छी बात बोलती रहती थी। मैं तो बहुत थैंकफुल रहता हूँ हमेशा। तो ये कहीं ना कहीं से तो मिल जाता है ना,
अगर मैं इस तरह का इंसान होता जो कॉन्स्टेंटली अपनी वाइफ को चुप करा देता कि खबरदार बोली तो तुम्हारा काम नहीं है मेरी गलतियां निकालना, अब बोलोगे तो एक थप्पड़ लगाऊंगा, चुप। अगर मैं इस तरह का इंसान होता तो मैं सीखता ही नहीं, बिल्कुल। तो मैं मानता ही नहीं। तो इसलिए पहली जरूरी बात होती है कि अपने अंदर से उस चीज को बाहर फेंक दो कि मैं परफेक्ट हूँ। मिस्टर परफेक्ट कोई नहीं होता दुनिया में, कोई बिल्कुल, नहीं हर होता दुनिया इंसान में कुछ ना कुछ तो कमी रहती है में। हाँ, हाँ, बिल्कुल रहती है। और अच्छाइयां भी होती हैं। हर एक में होती है, हर एक में अच्छाई होती है, बुराई दोनों होती है, बिल्कुल होती है। तो अपनी करेक्शंस अपने आप करनी पड़ती हैं, अपने आप ही करनी पड़ती हैं। बचपन में दूसरी बात थी कि माँ बाप डांट के थप्पड़ ला के समझा देते थे कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो भी करेक्शन ही कर रहे थे ना। लेकिन फिर उसके बाद तो माँ बाप भी नहीं बोलते क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वो भी नहीं बोलते। तब तो अपनी करेक्शंस अपने आप करनी पड़ती है ना। तब अपने आप समझना चाहिए ना कि मुझे कहाँ 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 पर मुझे अपने आप को ठीक करना है। तो जब तक इंसान इसके लिए ओपन नहीं होता तब तक वो सीख ही नहीं सकता, अपनी गलती को सुधार ही नहीं सकता। इसलिए ओपन होना बहुत जरूरी है कि मुझे सेल्फ, मैं कहा करता हूँ ना, एक सेल्फ ऑडिट नाम की चीज, सेल्फ ऑडिट करना बहुत जरूरी है। अपने आप को एसेस करिए, अपने दिन की चर्या को एनालाइज करिए कि मैंने सारे दिन में क्या किया है, मैंने ठीक किया है, गलत किया है, क्यों मैंने ऐसा किया है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, या ये मैंने बहुत अच्छा काम किया है, इसको और भी करना चाहिए। ये सारी बातें होती है ना। हाँ जी, रेगुलर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जैसे आप लिख रहे हैं, वही इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ऑडिट मैं जिसको कहता हूँ। आत्मज्ञान, हाँ हाँ, बिल्कुल। इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर चेक करते रहिए कॉन्स्टेंटली कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। हाँ जी, कोई और प्रश्न, कोई और कुछ ना, किसी और ने कुछ? हाँ, मैं कहना चाहती थी, हाँ जी, आप कह रहे थे कि रात को सुना लेक्चर तो नींद आ गई होगी, नींद आने की वजह से सुना। तो आपका तो लेक्चर सुनने के बाद नींद तो उड़ ही जाती है क्योंकि दिमाग में करेक्शन चलते रहते करेक्शन हैं। करने की भावना आ जाती है। तो वो फिर तो नींद तो आ भी रही होती है तो उड़ जाती है कि अब अंकल ने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया इतनी चीजों पे, तो अंदर हम टटोलने लगते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये इन्होंने बताई, क्योंकि हमारी नजर नहीं जाती हमारी खराबियों पे। तो जब आप बता रहे होते हैं तो फिर ये होता है, अरे ये तो मेरे अंदर है, इसको तो निकाल के फेंकना है, ये तो मेरे अंदर है, इसको निकाल के फेंकना है। तो नींद कहाँ से आएगी? नहीं, ये भी पर्पस नहीं है कि इंसान का नींद और चैन उड़ जाए। ये पर्पस भी नहीं है। पर्पस ये इसमें है कि मुझे याद आया। सेल्फ अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना हर इंसान में। कोई भी इंसान ठीक नहीं हो सकता जब तक उसमें सेल्फ अवेयर नहीं हो। मैं तो ये एक कह टीचर, सकता हूँ, मैं तो हाँ जी, ये कह सकता हूँ इनका हाँ जागृति, निशिकांत जी, मैं सॉरी। ये कह रहा हूँ इनका ये तो जागृति की ओर पहला कदम है कि इनको नींद नहीं आ रही। मैं ये ठीक है, कह, इट्स ए कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो हाँ कि कॉम्प्लीमेंट इनको है, नींद नहीं आ रही, कि इनको जागृति की ओर उठाव आ रहा है। हाँ ठीक है। अर्थात मन में वो भाव तो था पर अब वो एक्सप्लोर हो रहा है, वो पोटेंशियल चिंगारी ले रहा है। हाँ, ठीक क्योंकि अगर हम मन से अच्छे होंगे तो हमें तो बहुत अच्छी नींद आएगी। जब मैं हमें खराबियां दिखने लगेंगी तो पीयूष जी हमें आपका डर रेगुलर लगेगा। सुनता हूँ इसलिए नहीं, मेरे को एक तो हिंदी बहुत अच्छी लगती है अपनी भी और सबकी। दूसरा मैं लिखता हूँ तो मेरे को तो एक ही लगा, अगर हर वक्त अपने कर्म का ऑडिटिंग करते रहें तो उसी की जो रेगुलेशन है वही हमारे को ठीक गाइड कर सकती है। ठीक कहा निशिकांत जी, एकदम बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपने और कर्मों की ऑडिट जो होती है वो बहुत जरूरी है। और कर्मों की ऑडिट 24 आवर्स या मंथली नहीं करनी चाहिए। एवरी एक्ट शुड बी ऑडिटेड बिफोर इट इज फाइनलाइज्ड। यस, So यस, this is what सोच I'm समझ trying to कर। say. We all know everything what we are going to do about. मैं अगर किसी की बिजनेस में पेमेंट मार रहा हूँ तो I'm not getting rich. I'm getting poor by my karmas also at the same time, which I have to pay off in the next birth also. नहीं, प्रॉब्ली इन दिस बर्थ आल्सो। In this birth तो definitely है. Means even if it is carry forward, it has to be there. हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बस सच मैं बात है। आपकी सुन रहा हूँ कि, और अगर ऐसे ही सब कुछ हो जाए तो चाइना हमारी जमीन ना हड़प पाए तो गलवान और ये घाटी वाटी हो क्यों? हाँ ठीक बात है, सब हम करते तो हम सब कुछ ही है ना जी। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये एक जो सेल्फ ऑडिट वाली बात होती है ना, ये इंसान को बहुत जरूरी होती है अपने अंदर इंस्टॉल करनी।
और मुझे ये लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि हर इंसान कभी ना कभी तो सोचता ही होगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, कभी ना कभी तो सोचता होगा। तो उसका वही पल होता है, वही उसका मोमेंट होता है जब वो ये सोच ले कि हाँ मुझे अब गलत नहीं करना, ठीक करना है। मेरी बात को बोलने से पहले आपने खुद ही उसको एंडोर्स करते जब आपने ये कहा कि मेरी वाइफ मुझे बताती रहती, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ ऑडिट इश्यूज, कि वो जो भी आप लोग कर रहे थे उसकी ऑडिटिंग हो रही थी बराबर एक दूसरे के साथ, एंड द एंट्रीज वर बीइंग करेक्टली प्लेस्ड इन द अकाउंट फॉर मेथड, दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक कहा आपने इंजकान जी, कभी कभी तो एक्सटर्नल ऑडिटर की जरूरत पड़ती है ना काम करने हाँ के लिए। तो ये वही बात है ना कि आप हेल्प लीजिए ना एक दूसरे की, कि मैं अपने हर काम को अपने आप नहीं देख सकता, मगर मेरा पार्टनर तो देख ही रहा है ना। मेरी मदर बहुत एजुकेटेड थी, शी वाज एमएस संस्कृत ऑफ हर टाइम। अगर आज मेरी उम्र 65 साल की है तो वो किस उम्र की होती जो अब जीवन में नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि आंखों से देखना एक बात है, मन की आंखों से देखना वास्तविक बात है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और पता हमें सब कुछ होता है अंदर से। यही तो सारा है ना, तभी तो कर्ता के लिए उन्होंने मन को पहले कहा है ना कि इंटेंट क्या है, कि इंटेंट के अंदर घमंड है, घृणा है, हेट्रेड है, हिंसा है, हानि पहुंचाना है, ये इंटेंट का काम है ना सारा। बट मोर देन एनीथिंग पीयूष जी, मैं ज्योति जी का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे कनेक्ट किया, बिकॉज आई एम ए वेरी गुड लिसनर टू सच। ऑल्दो आई डोंट, मैं इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझता भी हूँ, और मैं कभी कभी जो आपकी बात को सुनने के बाद रात को एक पोएम भी लिखता हूँ जो आपको भेजता हूँ। थैंक यू निशिकांत जी, थैंक यू, मैं लिखता हूँ थैंक यू आपकी फॉर बातों ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक अच्छा यू फॉर लगता है योर कि रिएक्शंस। it improves the, it gives the wider horizon to the thought that you are that are sleeping inside you right now. बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हम सब ने जर्नी कंप्लीट करनी है अपनी लाइफ की, और मुझे ये पता है कि जितना ज्ञान हम पाएंगे, जितना हमको मिलेगा, हम वो ज्ञान साथ लेके जाएंगे, और हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। अपने कर्म लेके जाएंगे, कर्म फल लेके जाएंगे, ना ये बॉडी लेके जाएंगे, ना ये सूरत लेके जाएंगे, ना धन लेके जाएंगे, ना प्रॉपर्टीज लेके जाएंगे, ना अपने बच्चे और बीवी को साथ लेके जाएंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि जब साथ मरेंगे तो कर्म जाएंगे, कर्म फल जाएगा, और हमारा ज्ञान का लेवल जाएगा, जो हमके अगले जन्म में हमको ज्ञानी बनाएगा। दैट इज द ओनली रीजन वाई कुछ बच्चे दूसरे बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा ज्ञानी होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको फॉलो किया हुआ है पिछले जन्मों में। तो ये मुझे पता है, तो मैं इस चेष्टा में रहता हूँ, कोशिश में रहता हूँ कि किस तरह इस चीज को अपने लिए, जब मैं आपसे बातें करता हूँ, आपसे बताता हूँ, तो मैं रीअफर्म कर रहा हूँ अपने अंदर कि जब मैं बोल रहा हूँ। आज सॉरी, आपने कहा सवाल पूछने वाला नहीं है, मैं एक सवाल पूछूं? हाँ सवाल नहीं, मेरी एक ओपिनियन है। मैं 3-4 दिन से आपको जो पिछली बार से सुन रहा हूँ, पिछली बार आपने किसी एक वक्तव्य में ये कहा था कि अनाज के माध्यम से भी हमें अपने गुणों का हिसाब देना पड़ता है। कुछ इस तरह से मिलती जुलती बात आपने कही थी कि भोग है। तो मैं ये यहाँ पे इस बात को एक और ढंग से अगर कहूँ, और आप उसको करेक्ट कीजिएगा मेरे को, कि जो हम पंच तत्व में विलीन होते हैं, हमें पंच तत्वों के मुताबिक, जैसे कहते हैं ना अग्नि, वायु, प्राण और पानी, जो पंच तत्व हैं, तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि पांचों से, यानी जो बारिश भी बरसती है वो हमारे कर्मों का हिसाब कर जाती है। जो वायु हम प्राण जिससे लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी हमारे कर्मों का हिसाब कर जाती है। या जब हम अग्नि में विलीन होते हैं, वो अग्नि हमें हमारा हिसाब कर देती है। तो अनाज से लेकर के जो आप पंच तत्व है, मैं ये फील करने लगा हूँ। आई एम नॉट एज गुड एज व्हाट यू आर सेइंग, बट इट्स माय ओपिनियन, इट्स अ इंटरनल अवेकनिंग आल्सो, कि मुझे लगता है पंच तत्व हमारा हिसाब कर देते हैं। पंच तत्व जो होते हैं वो तो हमेशा हिसाब करते ही रहते हैं। पंच तत्व जो होते हैं अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, ये 5 जो तत्व होते हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, जिनसे ये सारा यूनिवर्स बना है, सारी दुनिया की चीजें इसी चीज से बनी हुई हैं, वो तो कॉन्स्टेंटली हमारा हिसाब करते ही रहते हैं, क्योंकि वो हमको देते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं, कॉन्स्टेंटली देते लेते रहते हैं। लेकिन जो हमारी पीठ के पीछे काम होता है वो अनाज से, फूड से होता है, अन्न से होता है। ये मैं उसमें पीछे मैं ये समझा रहा था उसकी जो मैं सुन रहा था उस दिन और मुझे अच्छा और लगा। अन्न के अंदर सिर्फ खाना नहीं आता, अन्न के अंदर बाकी चीजें भी आती हैं जो मैंने समझाई थी आपको। जो आपकी क्लाइंटेल है, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो आपके अन्न है। जो आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके अंडर काम करते हैं, वो अन्न है। जो आपकी ऑडियंस है जिसके लिए आप गाना गा रहे हो, वो आपके अन्न है।
बिल्कुल ये सब आपकी पीठ के पीछे आपको लाभ, हानि, नुकसान, फायदा देते रहते हैं बिल्कुल कॉन्स्टेंटली। तो उसी तरह जैसे कि हम खाना खाते हैं, हमको पता नहीं चलता जब तक हमारे मुंह में टेस्ट बड जो होती है वो 1 मिनट भी किसी चीज को अपने पास नहीं रखती। आप जो हाँ चीज अपने मुंह में डालते हैं वो 1 मिनट आपके मुंह में नहीं रहती, कुछ बिल्कुल, सेकंड रहती है। उसके बाद जैसे ही गले में पहुंचती है उसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई बिल्कुल टेस्ट नहीं होता उसका। बिल्कुल वो सब पेट में चले जाती है, कोई टेस्ट नहीं होता उसका। एब्सोल्युटली, हर चीज के पीछे, जिसके पीछे हम टेस्ट के लिए भागते फिरते रहते हैं कि मुझको ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, वो सब चीजें वो कुछ सेकंड जो मुंह में डालते हैं उतना ही है बस। उसके बाद तो पेट को डिसाइड करना है कि तुमने जो दिया है वो ठीक दिया है, खराब दिया है, क्या दिया है, और वो हमारे कंट्रोल में रहता ही नहीं है। तो वहीं से शुरू हो जाता है अन्न का हिसाब, जो कि हमको वो दंड देगा या आशीर्वाद देगा ये पता नहीं चलता, मैंने वहीं से प्रश्न शुरू हो जाता पूछ लिया कि आप कहते हैं ना प्रश्न पूछने वाला कोई नहीं है, तो मैंने कहा लेट मी फिल द वैक्यूम आल्सो नाउ। है। नहीं, थैंक यू निशिकांत जी, अच्छा किया आप। नहीं, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आप। बट आई एंजॉय योर दिस थिंग बिकॉज अगर हम सब इन बातों को सुनेंगे तो व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन सच ए ग्रेवी, तो वी आर सपोज्ड टू बी डिलीशियस टू द सोसाइटी आल्सो एट द सेम टाइम, यस, यस सर। because और आप we are not traveling or swimming in the gravy which is good for the health, we always go beyond that, so that is why there is a negativity. और अगर सब लोग इन बातों को सुने तो these are external auditors kind of things, your statements, your words, your opinions, your lecture on this whole religiously is a kind of external auditing to be followed disciplinedly, that's all. हर चीज एक्सटर्नल ऑडिट होती है सर। हम जो किताबें पढ़ते हैं, जो किसी और का ज्ञान लेते हैं, किसी का लेक्चर सुनते हैं, सब चीजें एक्सटर्नल ऑडिट होती हैं। मैं आपको सुन रहा हूँ, ये मेरी एक्सटर्नल ऑडिटिंग हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हाँ। बहुत अच्छा लगता है सुन के, और it has become a passion to be there at 7:30 on Saturday, Sunday now. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जुड़े रहिए, जुड़े रहिए, और मुझे अपना परफॉर्म करके अपना कर्म करने दीजिए, यही मेरी प्रार्थना रहती है। अगर आप इजाजत दें तो मेरे इस ग्रुप के 2-3 दोस्त हैं जो अच्छा लगे तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं। हाँ जरूर करिए, क्यों नहीं, मेरे से जरूर करिए, और अच्छा प्लीज। सुनना, क्यों अगर आप इजाजत दें तो मैं हाँ उनको हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहता हूँ इनवाइट एज मेनी पीपल एज यू विश टू, जिसको मर्जी बुला लीजिए, इस वीक में जो बात गेन करते कर सके वो अच्छा लगता है सर, हाँ ठीक है, थैंक बहुत यू वेरी मच, थैंक यू वेरी अच्छा मच। लगता है सर। इससे ये भी कोई ब्लेसिंग है ना कि आपसे मुलाकात होने की। नहीं, हाँ, ये तो हमारे ये कर्म तो बहुत कर्म बड़ी की बात। ब्लेसिंग्स है। हाँ नहीं, जी, हम सब बहुत लकी हैं। बिल्कुल। एक दूसरे के साथ मिलके ही लकी बने हैं हम लोग सब। पता है एक फैमिली की तरह लगता है अब, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लगता है कि फैमिली, अपनी फैमिली को मिल रहे हैं। ये एक फैमिली ही होती है। देखिए, जब आप नहीं, इस सच्ची जिस्म से फैमिली की बांधते तरह हैं, फील बिल्कुल ये होता है। फैमिली ही होती है, एकदम ठीक है। कनाडा बेस्ड है, हाँ जी, आप कनाडा बेस्ड है? मैं तो कनाडा बेस्ड हूँ जी, कनाडा बेस्ड, मैं तो टोरंटो ओंटारियो बेस्ड हूँ, हाँ। तो मैं मैं ज्योति जी कनाडा के बेस्ड हूँ। मेरे मैं 10 बज ज्योति रहे हैं सुबह के इस वक्त। अच्छा, मैं और ज्योति जी एक ही ऑफिस में है ना, तो उन्होंने आपके बारे में बहुत बताया मुझे, तो तब हमारी बातचीत आगे हुई। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि ज्योति ने बताया, ये बड़ी खुशी की बात है। हाँ, उन्होंने कही आपके टेस्ट का सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं ऑफिस में बहुत सारी पोएम्स लिखता रहता हूँ ना कई बार, तो उन्होंने कहा आप जरूर सुनिए, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, और इट इज ए in the direction of improving further knowledge in this subject. And I am very firm believer of mythology also at the same time, because I find mythology is purely based on the analysis of scientific inputs. ठीक I बात। believe in that. For me, every statement made in Vedic mythology is a scientifically proven fact by our ancestors. नहीं, इसको यूं समझिए कि जो हाँ जी, वैदिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो पूरे बेस्ड ही साइंस के ऊपर है, या बिल्कुल यह कहा जा सकता है कि साइंस जो है वो वैदिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। बेस्ट। लेकिन इसमें मिथ, माइथोलॉजी का मिथ कुछ नहीं है, ये सब रियलिटीज हैं जिसको हम नहीं समझते, उसको हमने माइथोलॉजी का नाम दे दिया। जो हमको पल्ले नहीं पड़ती बात, हमने क्या दिया, ये माइथोलॉजी है। लेकिन या जो इसमें हमसे छुपाई गई, जैसे साइंस में मिथ नहीं होता, साइंस में फैक्ट होता है, ये facts सब होते हैं। वैदिक नॉलेज जो है वो सारा का सारा फैक्ट है, ट्रुथ है, Facts, उसमें मिथ बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल। अब की बार जब आप रामायण या कोई भी ऐसे धार्मिक ग्रंथ कभी भी शुरू करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे हम पहले रामायण सीरियल देखने के लिए बड़े एकदम सीरियस हो जाते जब टीवी पर आता था, तो आई वुड लाइक यू टू हैव सच ए पब्लिसिटी दैट पीपल आर वेटिंग फॉर द डे टू स्टार्ट।
अच्छा ठीक है, कभी करेंगे इसको भी। अभी अभी तो हम 14 तारीख से गीता को रीस्टार्ट कर रहे हैं। हाँ 14 तारीख को भी याद रखिएगा। मैं कहना चाहता हूँ वो वैलेंटाइन डे है, जैसे आपने बाकी छुट्टियों का इंतजाम किया, ऐसा तो नहीं कि इसका भी असर पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, देखते हैं कितने लोग आते हैं, कितने लोग वैलेंटाइन पे जाते हैं, देखते हैं। हाँ वही मैं यही कह रहा था, क्योंकि आप बाकी छुट्टियों का इंतजाम कर रहे थे ना, न्यू ईयर, क्रिसमस। नहीं तो अपनी ऐसा है पीयूष जी, ये वैलेंटाइन डे तो जवानों के लिए है ना, यहाँ तो मोस्टली तो हम जैसे हैं, हमसे थोड़े नहीं, छोटे हैं। नहीं प्रभा जी, मैं भी हूँ। नहीं दिल तो जवान हो सकता है ना। नहीं मैंने तो नहीं कभी मनाया खैर नहीं तो वैलेंटाइन अपने डे। नहीं तो मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि अपने वैलेंटाइन को साथ लेके जुड़िए ना हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम है? अपने हाँ। वैलेंटाइन को कहिए मेरे साथ शेयर करो, ये 1 घंटा इधर आ जाओ। मुझे, मेरे लिए तो रोज वैलेंटाइन डे हमारे होता तो था। वैलेंटाइन डे मेरे लिए तो हमारे जी रोज बच्चे ही हैं बस। वैलेंटाइन डे होता था जी। सर मैं तो वैलेंटाइन को एक चीज कहता हूँ, वी आर ऑल वेल इन टाइम विद यू एंड एवरी वैलेंटाइन, यस। that is we are always well in time with you थैंक यू जी, and that is our valentine with you. थैंक यू जी, थैंक यू। Right, sir? और जो कोई, हमें अच्छी बातें सिखाए, ज्ञान दे, वो हमारा वैलेंटाइन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बात। Absolutely. अरुणा जी क्या कहना चाहती हैं, बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहती थी कि आपने ही बहुत बार ये सेंटेंस बोला है, वो ही मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये भगवत गीता जब हम सुनते हैं और आप हमें जब समझाते हैं, तब बार बार वही आपका सेंटेंस याद आता है कि परमेश्वर बहुत दयालु है और वो सबके लिए कितना एक आत्मीयता से उसने एक्सप्लेन किया है, जो आपने हमें एक्सप्लेन किया। हर एक श्लोक में, हर एक मंत्र में कितना स्टेप बाय स्टेप एक छोटे बच्चे को जैसे समझाते हैं ना, और उसके ऊपर आप जो समझाते हैं ना, वो दोनों चीजें मिला के सच्ची मुझे बार बार लगता है कि परमेश्वर भगवान बहुत दयालु है। भगवान दयालु है, ये तो सच बात है, वरना हमको मानव शरीर नहीं ना देता। हमको मानव शरीर ठीक है कर्मों से तो मिला है, लेकिन फिर बाकी चीजें भी दया से ही मिलती हैं ना। एक दूसरे का साथ भी हमको दया से मिला है, तो दयालु तो है ही परमात्मा, बराबर। वो तो है, और उसकी ये दया गीता है के हमारे। मंत्र तो कितना हम सोचे उतने कम है गीता के मंत्र पर। ज्ञान भी वो परमात्मा ही देता है ना, सारा ज्ञान वही देता है ना, हर चीज का ज्ञान वो परमात्मा ही देता है, तो ज्ञान भी हमको उसी से मिलता है। अब उसको समझने का, समझाने का काम हमारा होता है, जैसे टीचर्स करते हैं स्कूल के अंदर, प्रोफेसर्स करते हैं, मैं वैसे ही काम करता हूँ, अपना समझाने की कोशिश करता बहुत अच्छी तरह से आप समझाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हूँ। तो समझ में ऐसा, आता है। सही बात। और ये जो हम 14 से शुरू कर रहे हैं, जरा इस बात को, वर्ड को स्प्रेड करिए, लोगों को बोलिए। जी। कोई और लोग ज्वाइन करना चाहें, 14 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो दोबारा अपनी गीता पर फर्स्ट श्लोक से, तो पीपल कैन ज्वाइन एंड लेट अस सी हाउ इट गोस। ठीक है ना? अगले संडे, अगले सैटरडे हम पिक करेंगे वापस जो हमने वैदिक वैल्यूज के ऊपर टॉक स्टार्ट की थी, जिसमें ये कर्म फल आ गए थे, जो हमको सुनील जी ने कहा था। तो अगले संडे, सैटरडे जो है, हम वैदिक वैल्यूज के ऊपर वापस आ जाएंगे। अब जैसे सुनील जी ने और आशीष जी ने रिक्वेस्ट किया था, आई होप वो अगले सैटरडे हमारे साथ होते हैं। तो जैसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं इसके ऊपर ये भी शुरू कर दूंगा कि कहाँ से क्या शुरू करना चाहिए, कैसे क्या वगैरह, सब इसके ऊपर आंसर करूंगा मैं अगले सैटरडे। तो अगले सैटरडे इसके ऊपर टॉपिक पर बात करेंगे, तो ज्वाइन करिए फिर से। 31 है अगले सैटरडे। यही प्रॉब्लम होगी कि न्यू ईयर पार्टी वगैरह चल रही होगी, तो कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कौन नॉन ज्वाइन कर सकते हैं, वो देखते हैं, और उसके बाद विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो अगर और कोई बात ना हो तो आज यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है? तो सबको मेरी नमस्ते, सबको थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार, नमस्कार। अच्छे रहिए, सुखी नमस्ते रहिए, सबको। और ख्याल रखिए अपना। नमस्ते। नमस्ते जी। आप भी। ओके।